हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए बता रही हूँ। ऑल इंडिया काउंसलिंग के भी गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कैसे होती है उसके बारे में बता रही हूँ। जब नीट का रिजल्ट आता है उसके बाद ये काउंसलिंग 1 महीने तक स्टार्ट नहीं होती। इस बीच में पहले स्टेट्स के फॉर्म निकलते हैं। जो भी बच्चा जिस स्टेट से बिलोंग करता है उसके 85% कोटे के लिए वो फॉर्म निकलते हैं। आप लोग वो फॉर्म भरेंगे और उसके बाद फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग अपना एक पूरा शेड्यूल जारी करता है, फर्स्ट काउंसलिंग से लेके 4th काउंसलिंग तक का, कि वो कैसे कैसे होगी। पहले काउंसलिंग ऑल इंडिया की होती है, उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग होती है। जब ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए आप लोग फॉर्म भरेंगे तो फर्स्ट टाइम ही जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें पूछा जाएगा क्या आप आर्म्ड फोर्सेस के लिए इंटरेस्टेड है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप उसको टिक करेंगे। क्या आपकी 11th-12th की स्कूलिंग दिल्ली से है, अगर ऐसा होगा तो आप उसको भी टिक करेंगे। क्या आप ईएसआई कोटे से बिलोंग करते हैं, अगर आपका यस होगा तो यस करेंगे, अगर आपके पास उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको नो करेंगे। उसके अलावा क्या आप जामिया के इंटरनल स्टूडेंट है, अगर आपकी एजुकेशन जामिया से हुई है या आपकी एजुकेशन एमयू से हुई है अप टू 12th तक वाली, तो आप उसको यस करेंगे। अगर नहीं हुई तो उसको नो करेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया काउंसलिंग में जामिया और एमयू की काउंसलिंग भी साथ में होती है और उसमें कुछ कोटा इंटरनल होता है। इसके अलावा जब आप ये काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें ऑल इंडिया एम्स या सारे एम्स, जितने भी एम्स है, सारी काउंसलिंग ऑल इंडिया के थ्रू होती है। इसके अलावा जिपमार की काउंसलिंग भी 100% इसके अंदर में है। एमयू की काउंसलिंग, बीएचयू की काउंसलिंग, दिल्ली की काउंसलिंग, दिल्ली में इसमें सिर्फ डीयू की काउंसलिंग है पूरी 100%, और आईपी के 2 कॉलेजेस की काउंसलिंग इसके अंडर में है। आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपको ज्यादा कॉलेजेस भरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले एम्स भरिए, फिर दिल्ली के कॉलेजेस 15% से 85% से, फिर आप जहां जहां आप जाने में इंटरेस्टेड हो। आप अगर किंग जॉर्ज जाना चाहते हो, बीएचयू जाना चाहते हो, एम्स भुवनेश्वर, एम्स ऋषिकेश, एसएमएस जयपुर, पीजीआई रोहतक, जो भी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है आप उसके द्वारा 1 by 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से ही सिलेक्शन होता है। नीट भी सबसे पहले फर्स्ट रैंक जिस बच्चे की है उसने क्या प्रायोरिटी ऑर्डर भरा है उसको देखता है, उसके बाद ऐसे करके सबको देखता है। सपोज आपकी 100 रैंक है और आपने जो भी कॉलेज सिलेक्ट करा है, आपका फर्स्ट नंबर की चॉइस में अगर कॉलेज अवेलेबल होगा तो आपको फर्स्ट वाला देंगे। अगर आपकी चॉइस 2nd नंबर वाला अवेलेबल होगा तो और आपने जो भी कॉलेज सिलेक्ट करा है, आपका फर्स्ट नंबर की चॉइस में अगर कॉलेज अवेलेबल होगा तो आपको फर्स्ट वाला देंगे। अगर आपकी चॉइस 2nd नंबर वाला अवेलेबल होगा तो आपको 2nd वाला मिलेगा। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से सिलेक्शन होगी। ऐसा नहीं है कि आपने पहले बेकार कॉलेज रख दिया और बाद में अच्छा कॉलेज रख दिया तो वो आपके अच्छे वाले को कंसीडर करेगा, वो आपके बेकार वाले को ही कंसीडर करेगा। इसलिए काउंसलिंग का फॉर्म भरते हुए बहुत ध्यान से भरना है। सबसे पहले सबसे अच्छे कॉलेजेस सबसे ऊपर भरने हैं, चाहे आपकी रैंक कुछ भी है। मैं आपको थोड़ा सा रैंक का आइडिया दे देती हूँ। लास्ट ईयर जनरल की रैंक फर्स्ट काउंसलिंग में 19,000 से 20,000 के बीच की कुछ गई थी और ये 4th काउंसलिंग तक 25,000 तक की हुई थी। और फर्स्ट काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस की रैंक 23,000 के आसपास से लेके लास्ट काउंसलिंग तक ये 28,000 गई थी। ओबीसी की फर्स्ट काउंसलिंग में 20,000 से लेके 25,000 के आसपास तक गई थी और ये एससी में 1 लाख से लेके 1,37,000 लास्ट काउंसलिंग तक गई थी। एसटी में ये 1,48 से लेके 1,48,000 से लेके ये 1,67,68,000 तक गई थी। ये आपको मैंने फर्स्ट से लास्ट काउंसलिंग तक का आइडिया दे दिया। प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग कैसी होगी ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज शेयर कीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की वीडियो बना रही हूँ। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं एडमिशन के लिए। पहले तो नीट के थ्रू आपने जो हमने फॉर्म भरा था नीट का, तो आपका कंफर्मेशन पेज आया था वो। उसके अलावा नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड आएगा, आपको वो भी संभाल के रखना है। और जब नीट का रिजल्ट आएगा फर्स्ट काउंसलिंग के बाद या किसी भी काउंसलिंग के बाद, तो आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है आपको वो भी रेडी रखना है। ये 4 चीज़ें तो हमको नीट के थ्रू मिलेगी।
इसके अलावा हमारे पास क्या है, आईडी प्रूफ के लिए हमारा आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, कुछ भी। इसके अलावा 10th और 12th की मार्कशीट। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC, जनरल, EWS, तो उसके सर्टिफिकेट। SC, ST के तो पुराने सर्टिफिकेट चल जाएंगे, लेकिन OBC और जनरल, EWS के नए सर्टिफिकेट बनेंगे। इसके अलावा जिन बच्चों ने इसी साल 12th करी है, उनको स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अलॉट हुआ होगा, वो भी आपको रेडी रखना है। और जिन बच्चों ने इस साल 12th नहीं करी, वो पिछले सालों के हैं या लास्ट टू लास्ट ईयर के, तो वो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में नोटरी से बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो आप अपना माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जैन, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, वो भी रेडी रखिएगा। ये तो हुआ ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के लिए। इसके अलावा अगर आपको स्टेट कोटा से सीट मिलती है, तो दिल्ली के लिए आपको 11th की मार्कशीट भी रखनी है। और IP का फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं। अगर आपको DU कोटे से मौलाना, लेडी हार्डिंग, UCMS कोई भी कॉलेज अलॉट होता है, तो आपको DU का फॉर्म फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस में जाके भी भरना पड़ेगा। वो अभी नहीं आएगा, रिजल्ट के बाद आता है काउंसलिंग की फर्स्ट राउंड। उसके अलावा आप अपने स्टेट का, अगर आप UP से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपने स्टेट का फॉर्म जो आपने भरा है वो रेडी रखना है। ऑल इंडिया का तो मैंने आपको सर्टिफिकेट बता दिया। अगर आपके स्टेट के थ्रू एडमिशन होता है, तो आपको अपने स्टेट का OBC और जनरल EWS का सर्टिफिकेट रेडी रखना है। इसके अलावा जिन बच्चों की भी स्कूल दिल्ली का है, उनको दिल्ली कोटे से सीट मिलती है, आपको अपने 11th की मार्कशीट भी रेडी रखनी है। और फोटोग्राफ जो हमने नीट के फॉर्म में भरते समय यूज करी थी, वो तो रखनी ही है आपको। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है ऑल इंडिया कोटे के और स्टेट कोटे के।